हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से स्टार्ट होगा आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के बारे में और कितने आसानी तरीके से आपको बताऊंगा। आज बेसिक कॉन्सेप्ट है और मैं इससे पहले जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे सारे मैं बताऊंगा। सरफेस टेंशन बताऊंगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताऊंगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताऊंगा, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे बताऊंगा। और आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, पूरे फुल बेसिक से साथ लेके चलूंगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो और भौकाल ला देंगे एकदम। महाकाल की कसम ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि आप सीधा सीधा पेपर में आंसर करके आओगे। और एक क्वेश्चन आज बताऊंगा जो सीधा पेपर में आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए कैसे क्या है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड और गैस, तीनों मैटर होता है। तो तीनों मैटर के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, उसमें क्या फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है कि नहीं। वैसे लिक्विड में पढ़ेंगे लिक्विड फ्लो क्यों करता है, उसको फ्लूइड में क्यों डाला जाता है, सारा चीज में बताऊंगा। उसके साथ आपको आज इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन किस में होता है वो भी बताऊंगा। तो बने रहना। और आज का सेशन बहुत ही शानदार है। जितने बेसिक, बहुत सारे बच्चे को ये जो 11th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है नहीं याद होता है, नहीं समझ में आता है, बोलते हैं सर मुझे नहीं आ रहा, इससे क्वेश्चन हमें छूट जाता है। एक भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सॉलिड। सॉलिड और फ्लूइड दो जनरल प्रॉपर्टीज होते हैं बेसिकली। आप बोलोगे सर गैस का नाम क्यों नहीं लिया। अरे गैस जो होता है वो गैस जो होता है लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड होता है, इसलिए मैंने फ्लूइड को एक कंसीडर किया। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड का। तो सॉलिड का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद लिक्विड का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहले सॉलिड का जितने भी एक्सप्लेनेशन होगा सारा मैं बताऊंगा, उसके बाद लिक्विड का बताऊंगा, उसके बाद गैस का बताऊंगा और तीनों का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा। और क्या किस चीज में यूज किया जाता है। आपका जब वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरता है तो स्फेरिकल शेप में ही क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण क्यों होता है, सरफेस टेंशन लगता क्यों है, वो सारा फिनोमेना मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर्स के बारे में। तो मैटर्स क्या है। तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैविंग मास। कोई भी ऐसा मैटर उसको बोलते हैं जो स्पेस ऑक्युपाई करे, एक स्पेस छेके और उसमें कुछ मास हो, उसी को मैटर बोलते हैं। मैटर किसको बोलते हैं, मैटर उसको बोलते हैं जो कोई स्पेस छेके और उसमें मास हो, उसी को बोलते हैं मैटर। तो मैटर में आपका कितने टाइप होते हैं। मैटर बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक सॉलिड और दूसरा फ्लूइड। फ्लूइड में दो आ जाता है, एक लिक्विड और गैस आता है। इसलिए हम बोलते हैं सर मैटर आर ऑफ थ्री टाइप्स, सॉलिड लिक्विड और गैस। मैटर आर ऑफ थ्री टाइप्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। उसके बाद बात करते हैं सॉलिड के बारे में। और सॉलिड के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सॉलिड जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है। वो अरेंज एक दूसरे से एकदम पार्टिकुलरली अरेंज वे में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सॉलिड की बात करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग है आप इसको तोड़ नहीं सकते हो, जोर से तोड़ नहीं सकते, उसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। उसका बात करते हैं आयन पोजीशन। एक दूसरे से आयनिक कनेक्टेड होते हैं, आयनिक कनेक्टेड होते हैं, आयनिक कनेक्टेड पूरे फिक्स होता है। ये आप ध्यान में रखना, आपसे पूछ दिया जाए कि आयनिक पोजीशन किसका फिक्स होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस का। तो आप बोलोगे सर सॉलिड का आयनिक पोजीशन फिक्स होता है। अब बात करते हैं फिगर से कैसे सॉलिड में अरेंज्ड है। महाकाल की कसम देखिए कैसे आप समझोगे। तो देखिए सॉलिड की बात करते हैं, इसका देखिए आयन, ये पार्टिकल देखिए आयन, आयन देख रहे हैं आपको, मैं ब्लैक से आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए कितने अरेंजली अरेंज्ड है, मतलब ऑर्डरली अरेंज्ड है और दोनों फिक्स्ड है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है पूरे फिक्स है और ये इसके दोनों के बीच में स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जल्दी बॉन्ड टूटता नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको, स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में है। तो ये स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में। याद रखना इसका, रैंडम अरेंज नहीं होता है ये स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कुछ अरेंज में भी इसमें अरेंज हो रखा है देख रहे हैं, और ये जल्दी तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। अब बात करते हैं आपका लिक्विड की। तो लिक्विड का भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, लेकिन किससे, सॉलिड से कम होता है, सॉलिड से कम होता है। अबे सर यहाँ पे फिगर आप नहीं बनाए, चलो यहाँ पे फिगर बना के बताते हैं अभी।
तो देखिए यहाँ पर लिक्विड का है, तो देखिए थोड़ा हल्का सा इधर उधर रहेगा, पूरा फुल्ली तरीके से अरेंज नहीं रहेगा लिक्विड में, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम रहेगा, लेकिन होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आप ध्यान में रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लेकिन सॉलिड से कम होगा। उसके बाद इसका आयन पोजीशन फिक्स नहीं होता है इसमें, याद रखना लिक्विड में आयन पोजीशन फिक्स नहीं होता है। उसके बाद शेप एंड साइज, मान लो मैं एक ग्लास पानी ले लिया, लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, एक गिलास पानी ले लिया, एक जग पानी ले लिया, तो देख रहे हो वाटर को जिस कंटेनर में डालो उसी का शेप एंड साइज एक्वायर कर लेता है। तो इसका मतलब क्या कि लिक्विड का कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता है। हाँ, फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होता है लिक्विड का। मान ले 1 लीटर पानी दो मुझे, तो आप 1 लीटर किसी लोटा बाल्टी जो भी होगा उसमें आप डाल के दे सकते हो, मतलब उसमें आपका फिक्स्ड क्या हुआ, फिक्स्ड उसका वॉल्यूम जरूर है लेकिन शेप एंड साइज नहीं है। आप किसी भी शेप में डालो वो लिक्विड उसमें जाके एक्वायर हो जाएगा। आप ये तो समझ रहे हो ना। और एक और बात याद रखना, लिक्विड आर नॉन कंप्रेसेबल का है, क्यों? उसका वॉल्यूम फिक्स होता है इसीलिए उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। उसमें नॉन विस्कस होते हैं, मतलब विस्कस मतलब क्या होता है, विस्कस मतलब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, आपका होमवर्क है, विस्कस मतलब क्या होता है। तो ये नॉन विस्कस भी होते हैं और नॉन कंप्रेसेबल भी होते हैं, ये आप ध्यान में रख ले। उसके बाद गैस की बात करते हैं, तो गैस में जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। आइए देखिए फिगर से समझते हैं। देखिए रैंडम कहीं कहीं मूव कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत लो होता है कंपैरिजन में सॉलिड और लिक्विड में। और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप बोलोगे सर गैस में सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके बाद इसका शेप और साइज फिक्स नहीं होता है, साथ में इसका वॉल्यूम भी इजिली चेंज हो जाता है, वॉल्यूम भी इसका आसानी से चेंज हो जाता है। इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। साथ में इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लो होता है, ये फ्रीली मूव करते रहता है एयर में। गैस की बात कर रहे हैं तो आपसे पूछ दिया कि अरेंज द फ्लोइंग इनटू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आप आसानी से अरेंज कर सकते हो ना। किसका स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉलिड का, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस का। ये तो हो गया बेसिक पॉइंट। जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक है उनका बेसिक बहुत हिला हुआ है, उसके लिए मैंने ये बताया। अब बात करेंगे जो करंट का टॉपिक और क्या क्या इसमें पढ़ना है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसका आज पहला मैकेनिज्म पढ़ेंगे इलास्टिसिटी एंड सेकेंड वाज प्लास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी में क्या डिफरेंसेज है वो भी मैं बताऊंगा, और इसके फिगर कल मैं अच्छे से ड्रॉ करके बताऊंगा और धुआं उड़ा देंगे, और ऐसे ऐसे पर समझाऊंगा ना कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लिए वॉल्यूम इजली चेंज्ड। गैस में वॉल्यूम इजली चेंज हो गया, ये भी देख लिया आपने, सॉलिड का देख लिया, लिक्विड का देख लिया। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी का। तो इलास्टिसिटी है क्या सर, आप इलास्टिसिटी पढ़ रहे हो, मगर है क्या? सबसे पहले देखो एक बात मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। सबसे पहले आप समझो एक चीज, जब देखो इलास्टिसिटी क्या होता है। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी होता है किसी मैटर का प्रॉपर्टी होता है जो अपना शेप एंड साइज को रिटेन कर लेता है। जैसे मैं किसी रबर को खींच रहा हूं, रबर को मैंने खींचा और अपने फिर ओरिजिनल शेप एंड साइज में क्या उसी शेप एंड साइज में आ गया, तो उसको बोल देंगे हाँ रबर बहुत इलास्टिसिटी है। किसी स्टील को खींच रहा हो, अब बोलोगे सर स्टील को कैसे खींचेंगे, हाँ आप में उतना डिजायर, अगर आप में उतना क्षमता है तो खींच पाओगे, नहीं तो नहीं खींच पाओगे, लेकिन उसमें भी इलास्टिसिटी होता है, ये ध्यान में रखना। गोल्ड में भी इलास्टिसिटी होता है, इसलिए तो उसको डिजायर्ड शेप एंड साइज दे दिया जाता है, थोड़ा ना थोड़ा लेकिन होता है। तो इलास्टिसिटी क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस और ए मैटर। किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है जो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज एक्वायर कर लेता है, वही लिखा है रिटेन देयर शेप एंड साइज। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर रिटेन देयर शेप एंड साइज, अपने शेप एंड साइज को वो रिटेन कर लेता है, ये आप ध्यान में रखना। अब बोलोगे सर कि आपने तो बता दिया, इसका एग्जाम्पल बता दो सर। एग्जाम्पल में आप ध्यान रख लो, एग्जाम्पल में आपका बेस्ट एग्जाम्पल होगा, बेस्ट एग्जाम्पल आपका स्टील होगा। स्टील जो है आपका मोस्ट इलास्टिसिटी मेटल है, याद रखना। एग्जाम में पेपर में सीधा क्वेश्चन यही पूछा गया था, विच इज मोर इलास्टिसिटी। रबर दिया गया था, उसमें स्टील दिया गया था, रॉड दिया गया था, मेटल रॉड,
वुड दिया गया था। बहुत सारे बच्चे ने रबर को टिक मारा क्योंकि वो जानते थे कि वो रबर को खींच लेंगे और रबर भी हुआ है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन कर जाता है। क्यों करता है उसका मैं वजह बताऊंगा, वो अभी बताऊंगा, जस्ट बताऊंगा। उसके बाद जो स्टील है उसको खींचने पर फिर अपने सेम शेप एंड साइज में आ आता है, इसलिए स्टील जो है मोस्ट इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का सिंपल अर्थात ये है कि कोई ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस मैटर का जो अपना शेप एंड साइज को खींचने डिफॉर्म करने पर भी अपना शेप एंड साइज को सेम कर लेता है, मतलब फिर अपने आप अपने शेप में आ आता है। मतलब उसमें डिफॉर्मेशन जो होती है, मतलब खिंचाव जो होती है वो परमानेंट नहीं होती है, तो वही डिफॉर्मेशन टेम्पररी होती है, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। समझ में आया ना? इतना चिल्ला के भौंक के आपको समझा रहा हूं, इतना जोर जोर से बोल के, तबीयत खराब है फिर भी, तो आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्लास्टिसिटी की। अब सर प्लास्टिसिटी क्या है? अब ले लो, मैंने प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक प्लास्टिसिटी दोनों को कैसे एक साथ कंज्यूम करके आपको फेंकता हूं, देखियो आप कैसे इसे ऑब्जर्व करते हो। तो सबसे पहले प्लास्टिसिटी की बात करते हैं। तो प्लास्टिसिटी मतलब क्या? जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे किसी प्लास्टिक को खींचा, किसी रबर को खींचा, और खींचने के बाद जब वो रबर कुछ वो सेम डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्मेशन हुआ टेम्पोररी होने के बाद परमानेंट हो गया, मतलब उसमें कुछ लचकापन आ गया, उसमें मतलब कि थोड़ी सी डिफॉर्मेशन हो गई, डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गया, अपने रिटेन शेप एंड साइज को नहीं एक्वायर कर पाया, उसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी बेसिकली रबर में होता है। मान लीजिए किसी रबर को आप खींचे, रबर को खींचने के बाद वो रबर है थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, परमानेंट परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो उसको कैटेगरी रखेगा प्लास्टिसिटी का। और इलास्टिसिटी में होता है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है, टेम्पररी डिफॉर्मेशन होता है। ये सारे जो है दोनों का डिस्टिंग्विश है, डिफरेंशिएट है, वो याद करो, लिख लो, नोट कर लो, जो भी करना है कर लो। उसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो आपका प्लास्टिसिटी में परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, मतलब कि किसी भी खींचोगे रबर को तो वो कुछ शेप एंड साइज ज्यादा खींचा जाएगा, उसके बाद वो फिर छोटे से स्मॉल साइज में नहीं आएगा, मतलब वो फिर अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं एक्वायर कर पाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इसका एग्जांपल लिख लो ना, यहाँ पर लिख लो, रबर लिखो, रबर लिख लो, आराम से रबर लिख लो। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या? स्टील होगा। आसानी से आ गया ना समझ में? इतने तरीके अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा ना, पूरे यूट्यूब पे तहलके की तरह पढ़ाऊंगा। मेरी उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन आपको एक एक कंटेंट इतना सॉलिड दूंगा ना, एक एक चीज आपको छूट नहीं दूंगा इस जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। इसमें एकदम बारीकी चीज को भी बताऊंगा, हर एक चीज को। उसके बाद बात करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट तो आज मैंने पढ़ा दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच इज मोर इलास्टिक, स्टील, रबर, वुड। याद रखना, इलास्टिक जब भी पूछे ना, आप ये मत सोचना कि सर हम किसी चीज को खींच रहे हैं, जैसे रबर हो गया, फिर वो ओरिजिनल डिजायर शेप में कम बैक कर जा रहा है, डिफॉर्मेशन टेम्पररी हो रहा है। असल स्टील को नहीं खींच पाएंगे, स्टील को भी खींच पाएंगे, लेकिन हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि स्टील को हम खींच के लंबा कर दे। तो इसलिए वहां पर अगर आपसे पूछे कि विच इज द बेस्ट इलास्टिक मेटल, देन यू विल बी से दैट सर स्टील, स्टील, स्टील। एग्जाम में सीधा सीधा पेपर आया था, सीधा सीधा पेपर आया था। अब एगो बता दूं, राज खोलू एक क्वेश्चन की, जो बच्चे स्किप करके भाग रहे होंगे उनको तो एक चीज छूट ही जाएगा। वो क्या है? आपसे पूछ दे विच इज द बेस्ट नॉन कंडक्टर, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, एक कंडक्टर है, इंसुलेटर। विच इज द बेस्ट इंसुलेटर? तो बहुत सारे बोलेंगे सर प्लास्टिक हो, ये हो। नहीं, हमेशा याद रखो, जो इंसुलेटर में भी सबसे बेस्ट इंसुलेटर होता है पेपर में सीधा, वो भी किस में? नीट में पूछा गया था। बेस्ट इंसुलेटर, बेस्ट इंसुलेटर, इंसुलेटर। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, उसी को बोलते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। आप बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन बेस्ट इंसुलेटर क्या होता है वो जल्दी से बताओ हमें। बेस्ट इंसुलेटर पता नहीं है ना? अभी पता होगा, अभी अभी देखो यहाँ पर, इबोनाइट, इससे ज्यादा बेस्ट इंसुलेटर कोई होता ही नहीं है, याद रखना। इबोनाइट है वो बेस्ट इंसुलेटर है, याद रखना।
और ये जो क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट में मैं डालूंगा, इसे जरूर देख लेना। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक दो। महाकाल की कसम जल्दी से सब्सक्राइब करो, 1000 जल्दी पूरने वाला है। उसके बाद आप लोग के लिए रखेंगे पार्टी, और आप लोग भी सपोर्ट जल्दी से करो और चैनल पे बने रहो और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई नहीं है टक्कर में।